बिहार राज्य आशा एवं फैसिलिटेटर संघ के संबंध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के बैनर तले सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मजदूर विरोधी 4 लेबर कार्ड बिल वापस लेने और साथ ही वैक्सीन के 8 माह से बकाया राशि भुगतान आदि मांगों को लेकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारे लगाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के उपरांत फैसिलिटेटर संघ के नेता मोहन मुखिया ने अध्यक्षता में सभा में तब्दील हो गया और साथ ही सभी को वहां सभा को संबोधित करते हुए कहा। सीटू नेता व्यास प्रसाद यादव ने कहा, आज पूरे देश में मजदूर विरोधी 4 लेबर कार्ड के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। बताइए, आज आप लोग जो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और जो लेबर का जो पैसा तय किए हैं सरकार, उनके अनुसार हम लोग को 26,000 वेतन दिया जाए। और यह है कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि भी देते हैं वह भी 8 महीने से बकाया रखे हुए हैं, वह अविलंब दिया जाए, अन्यथा हम लोग आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज जो है किशोर बाजार में है या पूरे देश में है? पूरे देश में आशा कार्यकर्ता अपने अपने पीएससी पर ये हड़ताल कर रही है और सरकार का पुतला दहन कर रही है, उनका विरोध कर रही है। ये 4 लेबर कोड का विरोध कर रही है क्योंकि हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है अपना हक मांगना और हम लोग अपने अधिकार के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग का पैसा चाहिए, हम लोग जर्मीन रूप से काम करते हैं, इसलिए हम लोग का कोई वैल्यू लोग नहीं दे रहे। वो लोग जानते हैं कि हम ही लोग पर हॉस्पिटल चल रहा है, फिर भी वो लोग हमारे वेतन को नहीं बढ़ाते हैं, नहीं देते हैं और प्रोत्साहन राशि जो देते हैं वो भी 8 महीने से नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रतिशोध करके यह कार्यक्रम कर रहे हैं। किनका पुतला दहन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का पुतला दहन आज कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? कुमारी ज्योति रानी, जिला मंत्री सहरसा। सहरसा में एक बार फिर शिक्षा का परचम लहराते हुए फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के सैकड़ों छात्रों ने 400 से अधिक अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने अभिभावकों का मान बढ़ाया बल्कि पूरे जिले और संस्थान का नाम भी रोशन किया है। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया और अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा माहौल उत्साह और गर्व से भर गया। इसके बाद मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर और अन्य सभी सफल छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। और अपने शहर में भी एक से एक शिक्षक हैं जो कि बेहतर शिक्षण की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराए हुए हैं। पलायन न करें, पहला मेरा यही संदेश होगा कि आप अपने शहर में अपने माँ बाप के गाइडेंस में अपने शहर में रहकर पढ़ें, पटना या कोटा की तरफ पलायन न करें। प्रेजेंट टाइम में सर बच्चे जो हैं देखा जा रहा है कि ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि मोबाइल से ही पढ़ाई करें, किताब से दूर हो रहे हैं, क्या कहें? ये दरअसल मोबाइल के जरिए पढ़ना आज के ज़माने की ज़रूरत लोगों ने बना दिया है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग जो है उसका कोई आज तक तोड़ नहीं निकला है। क्लास में बच्चे के साथ शिक्षक डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उसे क्लासरूम में ही जाकर पढ़ने की आवश्यकता है और वहाँ से जो उसे प्राप्त होगा वो मोबाइल के जरिए प्राप्त नहीं हो सकता। पहले बता दूं कि फाउंडेशन ऑफ साइंस से लगभग 100% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं, जिसमें 120 बच्चे ने 400 से अधिक मार्क लाया है और
इस कोचिंग के अब की बार जो हाईएस्ट मार्क रहा वो 479 रहा प्रिंस कुमार, और 475 रहा अमन कुमार, 471 रहा अभिमन्यु कुमार। इस तरह ढेर सैकड़ों बच्चों ने हमारे संस्थान से 400 से अधिक मार्क्स से पास किया। इस सभी बच्चों के लिए हम उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं, आगे जाकर अपना अच्छा भविष्य बनाएं। आरएस फाउंडेशन वो बहुत तहे दिल से मान लेते हैं क्रिया है, और जो भी बच्चे मान लेते हैं इतने अच्छे मार्क लाए हैं, उस बच्चे को हम यही कहना चाहेंगे कि आप आगे का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आप अच्छे से मेहनत कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत नदरपुर पंचायत के गरवैया गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक भीषण आगजनी की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार रात के समय जब परिवार के सदस्य बाहर थे तभी अचानक घर में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोग आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन पर काबू पाना मुश्किल था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और साथ ही मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ी और साथ ही ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह काबू पर पाया जा सका। रंगनिया टाड़ कौन सा प्रखंड में पड़ता है? डोही प्रखंड में। हाँ। क्या हुआ था आपके घर? लाइन से आग लग गया। क्या क्या जला है? चावल जल रहा है, सोना जल रहा है, फिर दीवान पलंग जल रहा है, उसका पर के बिस्तारा जल रहा है, बुतरून के कपड़ा था, हमको कपड़ा था, बूढ़ा के कपड़ा था, ससुर के परिवार के था। आग कैसे बुझा? आग बुता है, जानता लोग बुताया है, दौड़ा है तो लाइन बाती जला करके, मोटर चला करके, चप्पल चला करके। और कौन लोग आए थे बुझाने के लिए? कोई पदाधिकारी थाना वगैरह से? थाना वगैरह था, एगो आया था पुलिस, उसका साथ ड्राइवर था। कितना बजे आग लगा था? 6 बजे शाम के। भागलपुर के शाहजंगी गंगोट मैदान स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को एम्बुलेंस के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील के तहत छोले चावल परोसा गया। बच्चों ने कहना है कि छोले का स्वाद खट्टा लग रहा था, लेकिन भूख के कारण उन्होंने खाना खा लिया। भोजन करने की कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने लगे। ऐसी समस्या होने लगी, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया गया। हालांकि उन्हें निगरानी में रखा गया। इस घटना में सबको चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल में इलाज के दौरान ना तो कोई शिक्षक मौजूद था और ना ही विद्यालय के हेडमास्टर साहब। एक अभिभावक ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहीं स्कूल प्रबंधन पर कोई भी जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं था वहां पर, लेकिन वहां से किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। आपको बता दें, बताया जा रहा इसी प्रकार का भोजन अन्य स्कूलों में भी भेजा गया। उल्लेखनीय है कि इसी दिन से एक एनजीओ के माध्यम से मिड डे मील वितरण की शुरुआत की गई थी। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह दी है। अभी सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे एमडीएम खाने बीमार पड़ गए हैं। सूचना मिला, तुरंत हम यहाँ सदर हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं। 15 बच्चे हॉस्पिटलाइज इनको एडमिट किया गया था। सभी को हम लोग ट्रीटमेंट भी चल रहा था और 2 बच्चे हैं जो केवल हल्का दर्द कर, बाकी बच्चे करेंगे नहीं, हम ठीक हो गए हैं, दर्द नहीं है। तो सर, इस मामले में कार्रवाई के लिए कुछ जाँच वगैरह हम दिखवा लेते हैं उसको। खाना चूँकि सेंट्रलाइज किचन से गया है तो हो सकता है कि बहुत और अन्य स्कूलों में गया है, इस खाना वो दिखवा लेते हैं।
या तो उसका सैंपल ही रखवा लेते हैं, सैंपल भी रखवा लेते हैं थाना की। शिक्षक सारे फरार हो गए थे सर स्कूल से, ये जो परिजन और आसपास के लोग लेकर आए हैं की आगे कार्रवाई। एचएम समझ बात है, डीएचएम बीआरसी में थे, हम सबकी जांच हम कर देते हैं। कौन शिक्षक, जबकि शिक्षक जवाबदेही है, तो ऐसा बहुत हम लोग सूचित करते, डीपीओ सूचित करते, है ना, और प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए था। बच्चे हैं सभी सही सलामत, आप देखे हैं 2 बच्चे कह रहे हैं हल्का पेट में दर्द है। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में 31 मार्च 2026 को लोदीपुर थाना क्षेत्र के पासवान टोला में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिली है। गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे पुलिस ने पीछा करते हुए धर दबोचा है और पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आशीष मंडल के पास से 25.413 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इस प्रकार दोनों आरोपियों के पास से कुल 38.373 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गहन पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 31/3/2026 को एक ये लोदीपुर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि पासवान टोला के पास ये ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम के द्वारा जो ये एसएचओ लोदीपुर और जो ये टीम के द्वारा मतलब जब वहाँ छापेमारी किया गया, तो वहाँ से एक जो ये पासवान टोला के रहने वाले एक ही फूटो पासवान को वहाँ से ये अरेस्ट किया गया और इस पास से 12.960 ग्राम ये ब्राउन शुगर इसके पास से रिकवर हुई। इसके बाद इसी की निशानदेही पर ये आशीष मंडल को भी अरेस्ट किया गया और इसके पास से 25.413 ग्राम 25.413 ग्राम ब्राउन शुगर इसके पास से बरामद हुई। और इस तरीके से ये इस केस में टोटल 38.373 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर है ये उसको बरामद किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें देखे जा रहे हैं और भी जो इसमें अपराधकर्मी शामिल होंगे उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा। बोधगया में एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, जिसका मुख्यालय आपको बता दें उलान बटार मंगोलिया में है, एक अखिल वहां पर एशियाई बौद्ध संगठन है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। एबीसीपी का प्राथमिक उद्देश्य शांति, निरस्त्रीकरण और साथ ही राष्ट्रों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है, जो अहिंसा और करुणा जैसी बौद्ध धर्म की नैतिक और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इंडिया नेशनल सेंटर द्वारा 1 अप्रैल 2026 को बोधगया में परम पावन 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा और साथ ही बोधित्सव, प्रज्ञा और करुणा विषय पर आधारित ये समारोह परम पावन 14वें दलाई लामा की शिक्षाओं पर केंद्रित होगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना एवं प्रतिष्ठित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। ये उत्सव एबीसीपी की 16वीं कार्यकारिणी परिषद की बैठक के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एबीसीपी के सदस्य देशों जैसे मंगोलिया, रूस, भारत, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, भूटान, जापान, नेपाल के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के वरिष्ठ भिक्षु, बोधगया के प्रमुख मठों और साथ ही मंदिरों के प्रतिनिधि और वहां पर बौद्ध विद्वान एवं वहां शिक्षाविद और साथ ही सभी लोग शामिल रहेंगे। Атын битстүүдийн китабны баг бүрдээ одоо олон орны гишүүд хурцивч Боодгая гэдэг энэ сайхан газар одоо хоролдож байна. Тэгээ энэ удаа бол одоо Бурхан багшийн төгс гэгэрсэн Боодгая гэдэг
또 나르윈 닥친 것들 어떤 어른이 무슨 시신తం 남 호르고 들치서 их цаазаа хамгийн сайн сайхан үйл явдлаа ингэж бодож байна. Өглөөний хурдтамбууд дадаа багшийн 90 насны зориулсан ийм одоо хэсэг байлаа. Энэ дээр бол олон орны хүмүүсүүд одоо дадаа багшийн шашинд оруулсан хувь нэмэр тус тусын оронд одоо ямар одоо ном сүнчээ айлдаж ирсэн тэгвэр зогсохгүй одоо ямар одоо үйл ажиллагаа явуулсан сүсгтнүүд бол лам хөвгөө шашин ямар хувь нэмэр оруулсан бэ гэдгийг дадаар одоо ярилцлаа. Тэгээд дадаа багш бол одоо дэлхийн төвний Нобелийн шагналтай тэгээд одон оронд одоо морилж орхины шишнийг тайлбарлан таниулах юм одоо нүсэр ажлыг хийж болгоож ирсэн одоо одон үйл явдлууд энд одоо яригдсан. Ингээд би бол Монголд одоо зочилж ирсэн тухай одоо нэлээд цаг хугацааны хувьд хэдий ингээд зочилж ирсэн түүхийн хувьд монголчуудаа ямар холбоотой вэ гэдгийг дадаар ингэж ярьлаа. के ऊपर ये बहुत ही अद्भुत है जहां पर कम से कम 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। बुद्धिज्म की जो सबसे बड़ी टीचिंग है वो है पीस, नॉन वायलेंस। और आज अगर आप देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में वायलेंस है, जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि बुद्धिज्म में जो कहा गया है हमें वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है और इसी शांति के संदेश के साथ मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में शांति हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इस पवित्र धरती पर मुझे अब मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिला। मैंने बोध गया ट्री के भी दर्शन किए और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है उसके भी दर्शन किए। मुझे बड़ी खुशी कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मिडिल ईस्ट में सर वार का माहौल है, पूरा जबरदस्त रूप से प्रभावित पूरा दुनिया हो रही है। ऐसे मौके पर इस तरह का कॉन्फ्रेंस कितना प्रासंगिक है? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो बुद्धाज की जो टीचिंग है वो पीस है, नॉन वायलेंस है और इस सब का सोल्यूशन जो है नॉन वायलेंस ही हो सकता है और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार दोहराया है। परम पावन दलाई लामा जी का भी जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला और दलाई लामा जी की 90th बर्थ एनिवर्सरी को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिला। नशे में धुत मिले डॉक्टर ग्रामीणों ने पकड़ा। अस्पताल से ही हुई गिरफ्तारी। कटिहार जिले के समेली प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए। स्थानीय ग्रामीणों और साथ ही मरीजों ने डॉक्टर की संदिग्ध हरकतों देखते हुए उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि डॉक्टर साहब न सिर्फ नशे में थे बल्कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे की मांग भी कर रहे थे। सूचना मिलते ही पोठिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद डॉक्टर को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में होना, सरकारी अस्पताल में लापरवाही, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे डॉक्टरों के भरोसे सुरक्षित है आम जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। ये घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसको इंडिविजुअल को पैसा मांगा, उन्होंने पैसा मांगा तो इंडिविजुअल देने में सक्षम नहीं। जा मैसेज बात फ़ोन किया गया कि हाँ हमारे पास फ़ोन आया। हम आए तो देखे कि कंडीशन उसका बहुत ख़राब है और स्थिति इतना बदतर था कि उसको देख भी नहीं सकते हैं। वीडियो पूरा जो है पूरा कपड़ा नहीं था उसके बॉडी पर। फिर उसको बाहर लाए, फिर फ़ोन किया गया थाना प्रभारी को फ़ोन किए, पत्रकार महोदय को फ़ोन किए। तो किस पद पर है शराब के नशे में जो है? ये यहाँ के स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं। कहाँ के हैं? ये समेली स्वास्थ्य केंद्र का पदाधिकारी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप बताइए, पदाधिकारी अगर इस समय इस सिचुएशन में अगर इस हरकत में इस हिसाब से करेगा तो आम जनता का क्या होगा? किस पे भरोसा करना है? तो क्या चाहते हैं? कैसे हम चाहते हैं इस
पहला बात तो इसको जांच हो अच्छी तरह से, और ये 2018 से पोस्टेड है यहाँ पर बता, और अभी तक कितना जुल्म किया होगा इन्होंने, कितना के साथ कितना प्रॉब्लम किया होगा इन्होंने, और दुर्भाग्य 2018 से अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। चलिए, क्या हमें ही नजर आया और किसी को नजर नहीं आया होगा? ये चीज़ सबको आया होगा। इसका जिम्मेदार यहाँ के जो भी वार्ड मेंबर से लेकर के जो भी जिला परिषद तक इस हम बता रहे हैं, सबके लिए दुर्भाग्य ये, उसको पदाधिकारियाँ मतलब प्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है, मुस्लिम लीग को बताते हैं। अच्छा, उसको बोलिए, उसको प्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। मेंबर से लेकर के जिला परिषद तक को हम बता रहे हैं, कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। आम जनता तो किसी का कुछ चलता नहीं है। अभी यहाँ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सब कुछ सब एक ही जैसा। पदाधिकारी अगर ऐसा है तो बाकी आदमी कोई क्या करेगा? छोटा मोटा जो भी हेल्थ वर्कर होगा यहाँ पर, पदाधिकारी अगर चोर है तो बाकी उसको इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे से। दोबारा ऐसा इस हालत में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है जीएनएम रहती है, ममता दीदी, आशा है, सब एक महिला के साथ शराब के नशे में। देखिए कि अगर वो पदाधिकारी है, कपड़े में नहीं है और लिक्वर कंज्यूम कर रहा है, लिक्वर बंद है बिहार में, कितना दुर्भाग्य है बताइए। और महिला यहाँ पर है ऑन ड्यूटी, हमारे रात में भी रहती हैं महिला लोग। अब क्या सिचुएशन होता होगा इस बीच में? चलिए, क्या नाम हुआ? क्या चाहते हैं? इसके ऊपर बहुत अच्छे से जांच हो और सख्ती से कार्रवाई हो, और अच्छे पदाधिकारी चाहिए यहाँ पर। इसको जल्दी से किक आउट करना चाहिए यहाँ। मेरा नाम पुलकित यादव है। क्या मामला है पूरा यहाँ का? मामला जो आज जो मेरा भाई एक आया है यहाँ पे, जो चिकित्सा एक जन्म प्रमाण पत्र के मीटर में आया था, वो जब वहाँ उसके पास गया। किसके पास? डॉक्टर विनय कुमार के पास। इन्होंने कहा कि हम जो है कि पैसा दो तब तुम्हारा काम करेंगे। इन्होंने कहा कितना पैसा देंगे? तो 20,000 रुपया दो। मतलब 20,000 रुपया तुमको हम नहीं दे सकते हैं, तुमको सरकार पेमेंट नहीं देती है। उसके बाद तो फिर देखा शराब के नशे में दूध था। कौन? डॉक्टर विनय कुमार। उसके बाद हमको सूचना मिला। उसके बाद हम थाना प्रभारी को, जिला डीएम को, ठीक ना, पत्रकार भाई को हमने खबर दिया। तमाम लोग आए, और ये जो हालात आज समेली का है, ये हमारे समेली का दुर्भाग्य का बात है, जो ये स्थिति 2018 से पहुंचे है यहाँ पे, और आज तक इन्होंने कोई भी आदमी, आम आदमी ने आवाज नहीं उठाया, जो आज अभी तक ये चल रहा है। डॉक्टर जो चिकित्सा पदाधिकारी है, क्या शराब के नशे में होता है? अभी भी नशे में है, अभी भी नशे में है। तब मैंने अधिकारी को फोन किया, थाना अध्यक्ष को, तो फिर उसको उठा के ले गया गया। अभी कौन सा अस्पताल है? समेली स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, क्या स्थिति था यहाँ की स्थिति बहुत बेहतर, बुरा हाल था। बिल्कुल नग्न स्थिति में था, शराब पी के बिल्कुल दूध था। क्या हुआ? प्रमाण पत्र नहीं बना आपका? हम कुछ नहीं बना, साइन करने के बाद वो दूध में था। क्या नाम है? कुमार यादव हुआ। सरकार चाहते हैं कि इसको हर हाल में यहाँ से ऐसे आदमी को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग कोई नहीं ध्यान दे रहा है। कोई अगर ये आज देखता तो आज दिन तो नहीं देखने मिलता। कटिहार जिले के फलका बाजार में इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर आस्था, श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जहां शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, वहीं बनारस की तर्ज पर आयोजित भव्य गंगा आरती ने पूरे क्षेत्र को भक्ति में बना दिया। बुधवार को फलका बाजार में सैकड़ों श्रद्धालु की मौजूदगी में भव्य शोभा यात्रा से विसर्जन जुलूस निकाला गया। जय माता दी के उद्घोष से पूरा वातावरण हल्का गूंज उठा, और साथ ही जुलूस ठाकुर बाड़ी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए गुप्ता तालाब पहुंचा है, जहां विधि विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस आयोजन की सबसे खास झलक रही बनारस से आए पुरोहित द्वारा की गई भव्य गंगा आरती। शंखनाद, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी के बीच आयोजित इस आरती ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं देखा। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई है। उत्साह, भक्ति और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ फलका का यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता का भी मिसाल पेश कर गया। और विसर्जन जुलूस यहाँ पे निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज फलका ठाकुरबाड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई है और माता का आज विसर्जन हो रहा है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन और समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जाता है, यहाँ हर साल इसमें भव्य तरीके से ही मनाया जाता है।
इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समस्त ग्रामवासी का भरपूर योगदान है, जिससे कि यह कार्यक्रम सफल हो पाता है। मैं प्रखंड प्रमुख दीपशिखा से। गणेश पूजा ये जो है रामनवमी के शुभ अवसर पर और चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो है विसर्जन जुलूस, भव्य विसर्जन जुलूस निकाली जाती है। और इस विसर्जन जुलूस में हमारे यहाँ फलका के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, पत्रकार बंधु, समाज सेवी सभी भाई लोग और प्रशासन, पत्रकार, जनप्रतिनिधि सभी लोग मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हुए हम लोग फलका में प्रत्येक वर्ष हम लोग विसर्जन करते हैं। मनोज मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि। तो है ही विशेषता यही देख रहे हैं कि पूरा फलका जो है ना आज भगवा रंग में रंगा हुआ है। सब जो है भक्ति में, वातावरण में डूबे हुए हैं और सभी बूढ़े, बच्चे, नवयुवक, बूढ़ी माँ, बहन सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होकर इसको संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और खास करके फलका का जो कि हिंदू मुस्लिम का एकता का जो मिसाल है वह भी देखने के लिए मिल रहा है। सभी लोग इसमें मौजूद हैं और बेहतर ढंग से इसको संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और ये फलका की परंपरा रहा है कि आज मूर्ति विसर्जन के साथ साथ शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं बेहतर ढंग से संपन्न कराने में। खास करके प्रशासन का भी बेहतर योगदान है, हर तरह के लोगों का योगदान बेहतर है और संपन्न हो रहा है। संजय झा, मुखिया प्रतिनिधि, सोता हूँ। ये तो हमारे फलका प्रखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि चैती नवरात्र में और माता का आज अंतिम विसर्जन है और उसमें हजारों की तादाद में हमारे यहाँ के प्रखंड के सभी गणमान्य, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आज भगवा में होकर के आज माता को नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। इसमें सभी हमारे समाज के सभी लोग, प्रशासन के हों चाहे हमारे शासन के हों, पुलिस पदाधिकारी, सभी इस विसर्जन में अपने दिल से लगे हुए हैं। हम अपनी ओर से सभी को आज अभी शुभकामना देते हैं। बलराम शाह, जिला परिषद प्रतिनिधि, फलका। हमारे यहाँ सदियों से जो है ये चैत्र रामनवमी की पूजा की जाती है, जिसमें हम लोग मैया दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनके विसर्जन के साथ रामनवमी की जो रामो जन्मोत्सव है उनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका आज समापन हो चला है। हम लोग मैया का विसर्जन और शोभा यात्रा एक साथ स्टार्ट करते हैं। आज के साथ इस मेला का समापन हो जाएगा। क्या विशेष में क्या यहाँ पे जो है बहुत ही भव्य है माहौल, आप देख पा रहे हैं भक्तजनों का, और पूरा भगवामय हो गया है फलका, पूरा भगवामय है। और हम लोग जो गंगा जमुना तहजीब है, मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ घूम रहे हैं इस शोभा यात्रा में, तो बहुत ही सराहनीय है और भक्तिमय माहौल है। पूरा भाव रस राम जन्मोत्सव का और चैती दुर्गा का देखते ही बन रहा है। बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल है और हम आशा करते हैं कि श्री राम की कृपा से और मैया दुर्गा की कृपा से हम लोग शांतिपूर्ण इसका समापन करेंगे और हमारा समाज, हमारा देश अग्रसर होगा। मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता। बैतू आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बैतू में बुधवार को स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रखा गया। विद्यार्थियों ने स्थानीय परीक्षाओं के साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। बुधवार को स्थानीय परीक्षा परिणाम व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के साथ 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को वहां माला व साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी वर्गों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान शैक्षिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उप समिति अध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़, उपाध्यक्ष धनराज गांधी तथा चंपालाल सोनी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। टोड़ा भीम नगर पालिका क्षेत्र में हाल ही में हुए वार्ड परिसीमन को लेकर शहरवासियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। परिसीमन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए टोड़ा भीम के नागरिकों द्वारा दिए जा रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने के चलते पूरे शहर का बाजार लगातार बंद रहा, जिससे आमजन को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कदम जनहित में उठाया गया है और जब तक उनकी मांगों का प्रशासन सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तब तक आंदोलन
आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही आपको बता दें, धरनाधारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है जब तक जिला कलेक्टर उनकी मांगों पर सहमति नहीं देंगे वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। साथ ही चेतावनी दी गई यदि समय रहते परिसीमन को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। हमारी मांग तो ये है 25 वार्ड है, 25 वार्ड मतलब एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं है फिर नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, आज तीसरा दिन है, प्रशासन ने आपकी मांगों की सुनवाई नहीं की है, तो आगे आपका क्या प्लान है? आर पार लड़ेगा, और ये प्लान है, आर पार लड़ाई लड़ेंगे अपन तो चलिए कोई बंद रखेगा। जो हनुमान और ये गोवर्धन कुरखानी है शहर में हूँ भंकस, ये मतलब एक समान होना चाहिए, सब बस्ती एक होनी चाहिए। आज तीसरा दिन टोडावीन का बाजार बंद है और आपकी जो अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, कहीं न कहीं जिससे आमजन को भी परेशानी हो रही है और आपकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया, तो क्या आप आर पार की लड़ाई में हैं? हाँ, आर पार की लड़ाई में। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग ये बार्ड 900 बोटन को तो एक बार्ड है, 200 बोटन को एक बार्ड कर दियो, ये सब समान होना चाहिए। तो प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, समान किया जाए। डीडवाना जिला पुलिस ने तकनीकी कुशलता का परिचय देते हुए गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में एक और बड़ी उपलब्धता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में साइबर सेल और जिले की विभिन्न थानों की मदद से 151 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 45,30,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया गया। अब तक 725 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। जिला पुलिस अब तक 725 मोबाइल फोन रिकवर कर आमजन को सौंप चुकी है। इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को भी 150 मोबाइल फोन वितरित किए गए थे। इस सफलता के पीछे जिला साइबर सेल और साथ ही समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क का संयुक्त प्रयास है। पुलिस ने न केवल जिले के भीतर बल्कि जिले के बाहर भी बड़ी संख्या में फोन ट्रैक कर रिकवर किए हैं। एसपी ने आमजन से अपील की है कि वो मोबाइल गुम हुए चोरी होने की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं और CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण जरूर कराएं। ठीक है, बैठ। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय का अभियान चला था, जिसमें कि ये जो गुमशुदा मोबाइल फोन्स है जो CEIR पोर्टल पर रिपोर्ट हुए हैं और उनमें कोई एक्टिविटी को नोटिस किया गया है, ऐसे सारे मोबाइल फोन्स पर पुलिस का अभियान चला और जिला पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छा काम करते हुए आज 151 फोन। तीर्थराज पुष्कर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पंच पीपल के पास सुबाधय और साथ ही वहां पर रोड स्थित श्री राम नामालय में 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 771 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की 24 घंटे अनवरत परिक्रमा का शुभारंभ सुबह 9 बजे किया जाएगा। संयोजक सत्यनारायण भंसाली ने बताया कि इस भव्य आयोजन में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही राम सखा आश्रम पुष्कर के महंत नंद शरण दास जी महाराज और निर्मल धाम के महंत डॉक्टर सुरेश्वर रामेश्वरानंद और साथ ही गौशाला के महंत समता राम जी और साथ ही डोडियाना पीठ सावरिया सेठ के महंत शक्नुदास जी और साथ ही महाराज शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान जी और साथ ही वहां पर हनुमान राम जी तथा नरसिंह मंदिर अजमेर के महंत श्याम सुंदर शरण जी स्थित उनके संत महात्माओं का सानिध्य भी प्राप्त वहां पर होगा। जी हाँ, श्री रामनाम धनसंग्रह बैंक का जो अजमेर में कार्यालय था वो अब पुष्कर हो गया है और वहाँ पे निजी संस्था का स्वयं का भवन बन गया है। तो वहाँ पे परिक्रमा का आयोजन आरंभ कर रहे हैं जो 24 घंटे में 7 दिन तक जब भी जो भी मानव आएगा परिक्रमा करके जाएगा, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पुष्कर राज में आयोजन अब आरंभ कर रहे हैं 2 अप्रैल से और सबको आमंत्रित है कि वहाँ परिक्रमा करने पधारें। हाँ, 171 अरब मंत्र हैं और
4 पुस्तिकाओं में 1 लाख आते हैं। अब आप 171 अरबों में कितना मंत्र आते हैं, हालांकि ज़्यादा है मगर हमने जो गुणा भाग किया उसमें कुछ को छोड़ करके 171 अरब है। भाई साहब, आपने कब से इसकी शुरुआत की थी और अब क्या रहा है? 1987 में पुलिस लाइन मंदिर से हमने आरंभ किया था इसको। तब हमको नहीं पता था कि भी इतना विस्तार हो जाएगा, पर जैसे जैसे विस्तार होता गया परमात्मा व्यवस्थाएं भी वैसी बनाते गए और हम भी आगे बढ़ते गए। आज अभी हमने जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर में परिक्रमा करवाई 9 दिन की, तो उसमें 50,000 पुस्तिकाएँ वितरण हुई है। 50,000 5 लाख रुपए की पुस्तक। आप देखते हैं कितना दान आता है, मगर एक ही व्यवस्था हो जाती है, राम जी अपने हिसाब से करवा देते हैं जो भी है। बिल्कुल निःशुल्क पुस्तिकाएँ निःशुल्क होती है और 84 लाख राम नाम जो लिखते हैं उनके लिए हैं। वैसे कोई आएगा तो किसी को मना नहीं करते हैं, एक पुस्तिका उसको भी दे दी भाई लिखो, चलो अभ्यास नहीं होगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। पर मूल में हमारे सदस्य वही होते हैं जो 84 लाख, और उनका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम बालकृष्ण पुरोहित है और श्री राम नाम धन संग्रह बैंक का या मानव मंगल सेवा न्यास का फाउंडर कह लीजिए, जो भी है। ठीक। कल से कौन सा शुभारंभ हो रहा है? तीर्थराज पुष्कर में हस्तलिखित राम नाम के जो मंत्र जो हमारे वरिष्ठ जन कॉपियों में लिखते हैं, ऐसे 171 मंत्र इकट्ठे हो गए। उसका जो बैंक है उसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो रहा है, उसकी परिक्रमा चालू हो रही है। उस परिक्रमा का जो कार्य है वो हमारे महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज उसका शुभारंभ करेंगे। उनके साथ में अजमेर के भी जो संत महात्मा और पुष्कर के जो संत महात्मा उसके अंदर उनके साथ में रहकर इसका विधिवत रूप से शुभारंभ रहेगा। इस परिक्रमा को 365 दिन ये परिक्रमा चलने वाली है और 24 घंटे परिक्रमा चलने वाली है। हफ्ते में 7 दिन परिक्रमा चलने वाली है। इन परिक्रमा में जो लोग लाभ लेना चाहते हैं इस परिक्रमा में लाभ लें। बूढ़ा पुष्कर से पुष्कर के जाने वाले रास्ते में और बूढ़ा पुष्कर से पुष्कर और पुष्कर से बूढ़ा पुष्कर के जाने वाले रास्ते के मध्य में ये स्थान बना हुआ है। मैं निवेदन करूंगा इस परिक्रमा का लाभ लें। कल इस हनुमान जन्मोत्सव के अवसर के ऊपर सभी पधारें और पधार कर इस मुख्य जो आयोजन है इस मुख्य आयोजन के अंदर सहभागी बने। कल 2 अप्रैल सुबह 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसका लाभ लें और परिक्रमा कल विधिवत रूप से उसके बाद प्रारंभ कर दी जाएगी। अजमेर के कालू की ढाड़ी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त मकान में काम चल रहा था और 3 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में घायल मजदूरों की पहचान संजय, ललित और मुकेश के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है। अस्पताल में तीनों घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। ये कालू की ढानी है। कालू की ढानी है, मकान का काम चल रहा है। 1.5 महीने होने का है। कोई की किसी की गलती नहीं है इसमें, है ना। काम चालू कर ही रहते हैं। मसाला वसाला बना रहे थे, टाइलें गीली कर रहे थे। तो ये बाथरूम में खड़े थे दो जो बाथरूम में खड़े थे वो नीचे बाहर की तरफ ही आ गए पट्टी के साथ। यहाँ से ये पट्टी ले जाके एक ले गए तो वो ही रखी थी। जैसे ही पट्टी रखी, जैसे वो 2 जने तो नीचे एकदम आ गए। मैंने क्या करा, पट्टी रखने से पहले मैं उनको चाय बना के और देने चली गई ऊपर देके 2 सीढ़ी अंदर नहीं गई मैं, बस सीढ़ी पे से दे दी मैंने ऊपर जाके। तो मैं वापस आ गई, मेरे उस कमरे में चली गई चाय देने। और बहू है ना, नीचे पोते की बहू थी और वो छोटी सी पोती है 3 महीने की, वो गोदी में थी। तो वो यूँ बोल रही, देखो कुछ चढ़ की आवाज आ रही है। तो जैसे वो मेरा पोता आया भागा हुआ, तो अरे हाँ यार इसमें आवाज आ रही है। वो बेचारा ऊपर गया, जितने में तो वो पोता तो नीचे उतरा और वो ठेकेदार है ना पूरा ही दब गया, वो ढस गया जो अंदर। और वो बेचारी की आवाज ही नहीं, उसकी ठेकेदार की बिल्कुल भी। 3 लोग तो बहुत घायल हो गए। एक तो आशागंज का है बेचारा, बेलदार है, और एक ठेकेदार है, एक मिस्त्री है वो टाइलें लगाने वाला। उनके तीनों के तो बहुत ही ज्यादा लगी। उसका एक के सिर फट गया, जाने क्या पैरों में लगी उनके दोनों की। और किसी का कसूर नहीं है बेटा, है ना। मेरा नाम है इंदिरा देवी। हाँ मेरा मकान है। अरे काम चल रहा था मेरी भांजी के ऊपर, काफी टाइम से काम चल रहा है। अचानक पता नहीं क्या हुआ, नीचे पट्टी टसने का आवाज आई, नीचे इतना ही। किस जगह चल रहा था काम? ये कालू में डाली। कितने मजदूर? 3 मजदूर है।
क्या नाम है? नाम पता है? ललित, विजय, मुकेश। कहाँ चोट है ये लोगों को? कुछ बोलने लगे पैरों में और सर में उनके चोट आई, सब गंभीर चोट है ना, ये सब कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल। क्या नया काम चल रहा था ये मकान? बिल्कुल नया है, नया। छत गिर गई? आज उपचार चल रहा है? उपचार चल रहा है, पूरा परिवार साथ है, अपने साथ, उनका परिवार साथ है, ऐसे को तो बल्कि घर पे काफी सभी को बैठते, सारा फैमिली आई है, सभी बैठ गई है। आप लेकर आए हो आप लोगों को? यहाँ चल रहा है, इलाज जारी है। आप अच्छा आकाश कुमार डेंगुआ आपको चल रहा था मकान? नहीं, मेरी भांजी गया चलो। भांजी की जगह, ठीक है। झालावाड़ जिले में बढ़ती गर्मी और साथ ही लू यानी हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट सेफ झालावाड़ अभियान के अंतर्गत एक विशेष पहल की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के मार्गदर्शन में झालावाड़ रोडवेज बस स्टैंड को हीट सेफ जोन के रूप में विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शुभम गिरिराज पाटीदार ने हीट मंत्री और अजय चौरसिया और साथ ही हरिओम पाटीदार के सहयोग से यात्रियों को, बस चालकों, रोडवेज स्टाफ को गर्मी से बचाव के लिए आधुनिक गुण सिखाए हैं और साथ ही इस नवाचार के तहत बस स्टैंड पर ORS ATM का शुभारंभ किया गया ताकि यात्रियों को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की स्थिति में तुरंत ORS मिल सके। साथ ही धूप से बचने के लिए हीट हेलमेट का वितरण किया गया और हीट रेस्क्यू स्प्रे का प्रदर्शन वहां पर बांटा गया। और साथ ही आपको बता दें, तेज गर्मी में तत्काल राहत पाई जा सके, जिससे कार्यक्रम के दौरान ताप घाट की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार की और साथ ही प्रयोगिता प्रदर्शन भी वहां पर लोगों को सिखाया गया। यदि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, चाय कॉफी कम पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ठंडा पानी का सेवन करेंगे, ORS टाइम पे लेंगे, सर को ढक के निकलेंगे, तो लोग तापघात से काफी कुछ आप बच सकते हैं। इस तरीके से यहीं से निकाल सकते हैं। और ये जो पैकेट है, इसमें नमक और शक्कर का घोल है, इसको 1 लीटर पानी में मिला के आप तुरंत पी सकते हैं। तो जिसको भी ऐसे आपातकाल में ऐसी कोई कंडीशन फील हो रही है, वो ऐसे काम में ले सकते हैं। अब जब क्या है, टोपी है या फिर छाता है, वो चीज लेके आप निकल सकते हैं। ये चीज इसीलिए है, ये चीज इस चीज का मैसेज है कि गर्मी में आप कोई टोपी पहन सकते हैं, छाता लगा सकते हैं, गमछा पहन सकते हैं। ये आपको सिर को गर्मी से बचाए ताकि अंदर हवा जाए और उसका तापमान कम हो। आप उनके ऊपर ऐसे ठंडे पानी का छिड़काव भी कर सकते हो, जैसे आपने एक स्प्रे यहाँ पे बनाया है ठंडे पानी का करके, इसीलिए है ऐसी कंडीशन में आप ठंडे पानी का स्प्रे भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक आइस पैक है, तरीके का ये ठंडा पानी है, उसको आप एक कपड़े में गीला करेंगे, ऐसे ललाट पर, ऐसे बंगों में साइड की तरफ, पेट ऐसे करके टेम्परेचर उसका कम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी आंखों के सामने नहीं लगे, हर घंटे 2 गिलास पानी आपको, यदि आप दोपहर में 12 से झालावाड़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायपुर स्थित पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। युवक और साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 92 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर मोटरसाइकिल सहित जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार जिले भर में अपराध नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा एवं व्रत पिंडावा, पुलिस उप निरीक्षक पूजा नागर की सुपरविजन में थाना रायपुर प्रभारी रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने ये सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार 31 मार्च को आसोंदिया गांव के आगे पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार की रुकवा कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान चालक के पास से 1 किलो 92 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सरकारी स्कूल के 3 मेधावी छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉप किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी बधाई। राज्य के सरकारी स्कूलों के 3 मेधावी छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉप किया और साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिलावर ने घोषणा की है वे इन छात्रों की यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का खर्च उठाएंगे। आपको बता दें, सोनू मेहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका सांगानोर ने जयपुर के छात्र हैं। उनके पिता विनोद मेहरा श्रमिक हैं। सोनू ने बताया कि वह यूपीएससी परीक्षा पास कर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना चाहते हैं। नव्या मीणा और खुशी चौधरी ने कला वर्ग में राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नव्या मीणा और साथ ही खुशी चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनियावास जिला जयपुर की छात्राएं हैं। शिक्षा क्षेत्र में इन दोनों छात्राओं को भी बधाई दी और साथ ही उनके शिक्षकों ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। शिक्षा मंत्री की घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि वे इन तीनों छात्रों की यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का खर्च उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनियावास में विज्ञान संकाय खोलने की भी घोषणा की। खबर जोधपुर से, जहां विश्व की पहली महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, पद्मश्री से सम्मानित और साथ ही पर्वतारोही संतोष यादव ने बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पर्यावरण और जल संरक्षण का सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अपने रोमांचक पर्वतारोहण अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कर्मचारियों को निरंतर आगे बढ़ने और साथ ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, संतोष यादव का जीवन संघर्ष और सफलता का अद्भुत उदाहरण है, जिससे वह व्यक्ति सीख लेना चाहता है। संतोष यादव ने बताया कि वर्ष 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान में वे एकमात्र महिला सदस्य थी, जहां उन्होंने 25,170 फीट ऊंचा चोटी एवं सफलता उस पर प्राप्त की थी। इसके बाद वर्ष 1993 में 2 बार एवरेस्ट फतह कर उन्होंने विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया था। अपने संबोधन में उन्होंने केमिकल मुक्त खेती, सादा जीवन और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। साथ ही आधुनिक सुख सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए भी उन्होंने सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक कर्णी राम और साथ ही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक विक्रम सिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारीगण वहां पर उपस्थित रहे। और यदि सचमुच भारत की सनातन
या पर्यावरण का अगर आपको उदाहरण लेना है तो राजस्थान है। इतने कम जल में भी आप लोग कैसे व्यवस्थित हो रहे हैं। उसके साथ साथ में हमारा जो पर्यावरण के प्रति मेरे अनुरोध है, इनफैक्ट आप सभी से आवश्यकता में आ रही है। मैं सवेरे आई, तुरंत मैंने वहीं पे पेड़ था, नींबू लगा हुआ था, उसको तुड़वाया। इस भूमि को डिटर्जेंट फ्री कैसे कर सकते हैं, केमिकल फ्री कैसे कर सकते हैं। आप अपने डिवीजन में जो जितने भी ट्रेनिंग चल रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए। अगर हमें कहें तो हम चिट्ठी लिख देंगे, हमारी तरफ से बेडशीट, कंबल, पर्दा, ये सब अनावश्यक है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप लोगों की कृपा से मुझे पास फ्री मिला हुआ है, उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती बिस्तर। उन्होंने कहा मैम ये तकिया पे तो खोल लगा दी, मैंने कहा ये सीट टूटेगी, ये चादर मेरे नींबू का निचड़वा, ये नींबू दिए पेड़ लगाएंगे ना, नींबू से केमिकल से हम जैसे टूथपेस्ट से क्या हो गया, हमने नीम का लगाना, पेड़ लगाने बंद कर दिया। हम प्रेरित नहीं होते पेड़ लगाने से। गैस इज अ लिमिटेड गैस, टुडे वी आर ऑल फेसिंग प्रॉब्लम। इन फैक्ट ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्या पेड़ है, और ये जितना हमें सुरक्षित करेगा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम जितना केमिकल इस्तेमाल करते जाएंगे, हम प्लास्टिक जितना इस्तेमाल करेंगे, हमें आने वाला समय, राजस्थान को तो इस पर लीड लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतना डेजर्ट है। मैं साबुन नहीं लगाती शरीर में, मुझे बदबू तो नहीं आ रही है। यहाँ है जो अधिकारी यहाँ है, इनकी मेहनत से, इनके हार्ड वर्किंग से, इनकी कर्मठता से, इनके डेडिकेशन से इस डिवीजन ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। हाईएस्ट अर्निंग ली है, हाईएस्ट लोडिंग हुई है, हाईएस्ट स्क्रैप डिस्पोजल हुआ है, हाईएस्ट स्टाफ डिमांड से डिस्पोज हुई है, हाईएस्ट इन लोगों के वेलफेयर एक्टिविटीज हुई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं उनमें एक्सीडेंट्स मिनिमम हुए हैं और हम लोगों ने हाईएस्ट एसेट मेंटेनेंस किया है, जिसके लिए हमारे सामने जितने लोग हैं इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबको भी शुभकामना और बधाई देता हूं। जो वर्ष निकला बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन गया और आने वाला वर्ष आपका सुखद हो। खबर कोटा से है, जहां पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल का 74वां स्थापना दिवस बुधवार को मेलान ऑफिसर्स क्लब कोटा में अत्यंत उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर रेलवे प्रदर्शनी, रेल सेवा पुरस्कार समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 3 विशिष्ट आयोजनों का एक साथ भव्य संयोजन किया गया। प्रदर्शनी में कोटा के हजारों नागरिक, विद्यार्थी एवं परिजन इस आयोजन में सहभागी बने और रेलवे की आधुनिक तकनीकी एवं उपलब्धि से सीधे परिचित हुए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा ने प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया और साथ ही उद्घाटन के पश्चात मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने मीडिया प्रतिनिधियों से आत्मीय भाव से वार्ता की और कोटा मंडल के 74 वर्ष की यात्रा, उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा एवं महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष अंशु कालरा ने महिला कल्याण संगठन की सदस्यों के साथ प्रदर्शनी का भ्रमण किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉलों पर रेलवे की कार्यप्रणाली को निकट से समझा। सौरभ जैन ने बताया प्रदर्शनी प्रातः 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रही, जिसमें कोटा के हजारों नागरिकों ने भ्रमण कर वहां पर भरपूर आनंद उठाया है। इस प्रदर्शनी में वाणिज्य, परिचालक, कार्मिक, रेलवे सुरक्षा बल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, गति शिक्षा यूनिट एवं निर्माण, सिग्नल एवं दूरसंचार टेक्नीशियन, रोलिंग स्टॉक शेड और साथ ही टीकेडी ट्रैक्शन और साथ ही वितरण ट्रैक्शन, रोलिंग ऑपरेशंस, यांत्रिक तथा विद्युत विभाग सहित कुल 13 स्टॉलें लगाई गई थी। आपसे रिलेटेड चीजें बता रहा है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रेनें कैसे चलती हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो पब्लिक से कंसर्न रहता है, इसका मेन एक आइटम है रेल मदद।
किस तरीके से रेल मदद के सहारे जो भी पैसेंजर्स को कंप्लेन है या कोई भी उनको दिक्कत आ रही है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियरिंग, एसएनटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लोग भी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वो रेलवे का और डेवलपमेंट कर रहे हैं। आम आदमी सर आ सकता है क्या? आम आदमी बिल्कुल इसमें आ सकता है, सभी मोस्ट वेलकम है। कब तक ये सर चलेगा? ये रात को 10 बजे तक चलेगी। किस तरह से ये जो पूरी प्रदर्शनी रखी है, काफी नए उपकरण भी हैं, पुराने भी काफी दिखाए गए हैं, क्या जर्नी है? आज कोटा मंडल का फाउंडेशन डे है। 74 साल की एक रिमार्केबल जर्नी है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सभी को, आम जन को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रेलवे डेवलप हुई थी। 1952 में जब यहाँ ट्रेनें चलती थी वो 50 की 60 की स्पीड से चलती थी। आज हम ट्रेनों का ट्रायल 180 किलोमीटर की स्पीड से कर चुके हैं। तो कैसे कैसे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आम पब्लिक को बहुत कम जानकारी रहती है। तो आज हमारे सभी डिपार्टमेंट यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से मॉडल्स के जिसमें मॉडल्स रखे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि पहले हम कैसे काम करते थे और आज हम क्या हो गए हैं। बेसिकली हमारा एम्फेसिस पैसेंजर एमिनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रहता है। हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी स्टेशंस बहुत अच्छे हो जाएं। इसी पहल के तहत कोटा मंडल में 19 अमृत स्टेशंस बन रहे हैं, जिसमें बूंदी और मांडलगढ़ ऑलरेडी बन चुके हैं। गंगापुर लगभग तैयार है और बाकी स्टेशंस भी इस साल सभी पूरे हो जाएंगे। इनमें 2 मेजर स्टेशंस हैं, न्यू कोटा और कोटा। न्यू कोटा हम मई में कंप्लीट कर देंगे और कोटा में हमारा प्रयास है कि इसको दिसंबर में हम पूरा करें। क्या क्या सर प्रदर्शनी में है, कौन कौन से डिपार्टमेंट? सभी डिपार्टमेंट इसमें पार्ट ले रहे हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रेनें कैसे चलती हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो पब्लिक से कंसर्न रहता है, उसका मेन एक आइटम है रेल मदद। किस तरीके से रेल मदद के सहारे जो भी पैसेंजर्स को कंप्लेन है या कोई भी उनको दिक्कत आ रही है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियरिंग, एसएनटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लोग भी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वो रेलवे का और डेवलपमेंट कर रहे हैं। आम आदमी सर आ सकता है क्या? आम आदमी बिल्कुल इसमें आ सकता है, सभी मोस्ट वेलकम है। कब तक ये सर चलेगा? ये रात को 10 बजे तक चलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद, संभागीय आयुक्त ने की खरीदी व्यवस्था की समीक्षा। क्रय केंद्रों की क्षमता के अनुसार बारदाना उपलब्धता सुनिश्चित करें, किसानों को रजिस्ट्रेशन के पश्चात सहमति के लिए जागरूक करें, संभागीय आयुक्त ने कहा। संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भारतीय खाद्य निगम FCI के अधिकारियों को सभी एजेंसियों को कोटा एवं बूंदी जिलों में उनके क्रय केंद्रों की क्षमता के अनुसार बारदाना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने कोटा बूंदी जिले में तय लक्ष्यों से अधिक काश्तकारों द्वारा गेहूं खरीद का पंजीयन कराने को देखते हुए लक्ष्य से अधिक खरीद के लिए व्यवस्थाएं करने को कहा है। उनका कहना है कि अन्य राज्य एवं स्थानीय स्तर पर खरीद कर बारदानों की व्यवस्था करने के लिए FCI द्वारा व्यवस्था की जाए। अधिकारियों ने बताया कि कोटा संभाग में FCI और साथ ही राजफेड, तिलमत संघ और साथ ही नेफेड, NCCF एवं अन्य एजेंसियों को 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है। संभागीय आयुक्त ने करीब 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की संभावनाओं को देखते हुए अपनी मांग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा FCI के उच्च अधिकारियों को भेजने तथा समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए, ताकि बारदाने एवं स्टोरेज को लेकर बाद में किसी तरह की परेशानियां ना हो। और उन्होंने भामाशाह मंडी कोटा एवं कृषि उपज मंडी बूंदी स्थित खरीद केंद्रों की क्षमता में वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य खरीद केंद्रों की भी क्षमता बढ़ाने और उनके अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर अलवर से है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अलवर शहर के
केंडलगंज बाजार में ध्वज यात्रा निकाली गई। यात्रा में 551 श्रद्धालु हाथ में ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा की शुरुआत अलवर पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ हुई है। यात्रा के दौरान राम लक्ष्मण का स्वरूप धारण किए कलाकार हाथों में धनुष बाण लिए घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। यात्रा में 35 फीट ऊंची रावण के दरबार की विराजमान हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। वहीं जोधपुर में लाया गया स्वर्ण रथ में राम दरबार, शिव आधोरी और साथी नृत्य, हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। वहीं ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई देर रात तक चक्रधारी हनुमान मंदिर पहुंची। वहीं 2 अप्रैल को विशाल यानी आज विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कोटा शहर में कपड़े के शोरूम पर महिला से युवक द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कपड़े के शोरूम नेशनल ट्रेलर पर युवक ने युवती के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में युवक द्वारा युवती पर हमला घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोलू मंजार नामक युवक एक युवती एक ही कपड़े के शोरूम में करते हैं कार्य। हिंदू और साथ ही वहां हिंदू संगठनों ने घटना का विरोध जाहिर किया है। संगठनों ने ऑफिसों और साथ ही कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। गुमानपुरा पुलिस ने मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बीजेपी थोथा चना बाजे घना की तर्ज पर कर रही काम, चुनाव से भाग रही सरकार, टीकाराम जूली ने कहा। निवाई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार शाम को निवाई दौरे पर रहे। इस दौरान होटल रामास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा इस वक्त बुरी तरह से घबराई हुई है और हार के डर से निकाय व पंचायत चुनावों से कन्नी काट रही है, यानी पीछा छुड़ा रही है। चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग का बहाना बना रही है। आपको बता दें कि दोहरा मापदंड, जब रात 12 बजे जिलों की सीमाएं बदलने के लिए सरकार के पास डेटा और संसाधन मौजूद होते हैं तो चुनाव कराने के लिए डेटा ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? और साथ ही लोकतंत्र पर प्रहार, चुनाव नहीं कराना चाहिए एक सोची समझी साजिश और तानाशाही रवैया है जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश और तेल गैस के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा तेल और गैस की पर्याप्त भंडारण होने के दावे को ढिंढोरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाकर असलियत छुपा रही है। सरकार को चाहिए कि वह तेल और गैस के सीमित उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करे और तकनीकी सहयोग बढ़ाए, ना कि झूठे दावों से जनता को गुमराह करे। अमेरिका में मजाक, अमेरिका में जिस तरह प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया है, उन्हें एक्टर कहा गया है, वह बेहद शर्मनाक है। मौन पर सवाल। और साथ ही जूली ने कहा, मोदी जी सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यह उस देश के पीएम का अपमान है जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया है। दुख की बात है कि बीजेपी इस पर एक शब्द नहीं बोल रही है। देखिए, ये ओबीसी आयोग की तो आज बात करने लगे हैं। इससे पहले बात कर रहे थे 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जब इन्होंने घोषणा की तब ये नज़र आ गया था कि ये जानबूझ के इसको कहीं ना कहीं लटकाना चाहते हैं। क्योंकि जब उपचुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव में इनकी हालत हो गई खराब। जो 25 की बात कर रहे थे वो 14 पे आके अटक गए, 11 सीटें इंडिया गठबंधन को आ गई। उसी दिन से ये लोग घबराए हुए हैं और इन्होंने ये प्लान किया कि अभी जो है हम पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। और उसकी वजह से ओबीसी आयोग को लेट इन लोगों ने गठन किया
गठन के बाद उनको शुरू करने का भी स्टाफ और कागज पत्तर तक भी उनको नहीं दिए, और अब जो है वापिस जो है उनका कार्यकाल समय समय पर ये बढ़ाते रहते हैं। जनता के बीच में जाने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है, इसलिए ओबीसी आयोग का तो बहाना बना रहे हैं। बाकी कोई, आजकल तो सब एआई का जमाना है, पूरा डाटा ऑनलाइन है। कहाँ का डाटा चाहिए आपको बताइए, 1 मिनट में आ जाएगा। कौन सी पंचायत की जनसंख्या, कौन से जिले की जनसंख्या कहाँ की चाहिए? जब ये रात को 12 बजे जिलों की सीमा बदल सकते हैं, तब डाटा कहाँ से आता है? और अगर चुनाव कराने तब डाटा आएगा नहीं। तो ये जो सारी एक सोची समझी साजिश है, इन लोगों की मंशा संविधान को कमजोर करने की है, लोकतंत्र को कमजोर करने की है। तानाशाही ये लोग करना चाहते हैं, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं। नहीं तो उपचुनाव तो भरतपुर में 6 महीने के अंदर होना चाहिए था जिला प्रमुख का, वो तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसमें कौन से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की दिक्कत आ रही है? लेकिन वही चुनाव नहीं करा पा रहे। लगातार जो है हमारे जो प्रधान है और नगर पालिकाओं के चेयरमैन है, उनको सस्पेंड करना, कोर्ट से बहाल होके आ जाए तो फिर सस्पेंड करना, फिर बहाल होके आ जाए तो फिर सस्पेंड करना, 4-4 बार सस्पेंड कर रहे हैं, बिना जांच के कर रहे हैं। तो ये तानाशाही इन लोगों ने कर रखी है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, सबको पता है तकलीफ है, परेशानी है, पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को ये कहने में कहाँ दिक्कत आ रही है कि भाई थोड़ी दिक्कत है, लोग जो है संभल के चलें, कम गैस का उपयोग करें, कम डीजल पेट्रोल का उपयोग करें, या जो वैकल्पिक संसाधन उस पर जाने का प्रयास करें, तो लोग मदद करेंगे। जो लोग कोरोना भगाने के लिए ताली थाली बजा सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो, आप कह रहे हो कोई कमी नहीं है, फिर आपने 60 रुपये रसोई गैस पे क्यों बढ़ाए, लगभग 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे क्यों बढ़ाए, और उसकी सप्लाई भी आज तक बंद है। प्रीमियम पेट्रोल क्यों बढ़ाया, 22 रुपये इंडस्ट्री के डीजल पे क्यों बढ़ाए, जो एविएशन का तेल आता है उस पर आपने क्यों बढ़ाए? उसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरी जो गैस की सप्लाई है, इससे गरीबों का, आप सिलेंडर कितना महंगा कर रहे हो। जो बेचारे ठेले वाले हैं, कोई चाय बनाता है, कोई ने फास्ट फूड का काम करता है, उन सब के बेचारों की दुकान बंद कर दी इन लोगों ने। वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कई इंडस्ट्रियाँ ऐसी है जिसके अंदर गैस की सप्लाई होती है, वो सप्लाई बंद होने से वो इंडस्ट्री बंद होगी, वहाँ मजदूर जो काम कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? आपने 5 साल से जो मुनाफा कमाया है, मलाई खाई है इस सरकार ने, और जो अपनी तेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। जब कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम आ गई थी, उस समय जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था उस समय दिया नहीं। आज की तारीख में भी अब ये 10 रुपए इन्होंने चलो कम किए हैं, तब भी 60 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपए इनका टैक्स, तब 110 मिल रहा है। आज भी ये 50 रुपए टैक्स ले रहे हैं। किस चीज का है? जब देश के अंदर आपदा है, दिक्कत आई हुई है, तो उसमें से एडजस्ट करो। 10 रुपए कैसे कर दिया आपने? 10 रुपए और 3 रुपए भी तो किए हैं ना, तो ये तो पहले भी कर सकते थे। पर गहरी दोस्ती है ट्रम्प की और मोदी जी की। तो ये तो एक से बढ़ के एक है। अब सब दुनिया को पता चल गया, यहाँ के लोगों को पता चल गया, सबकी समझ में आ रहा है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है। आज कोई देश हमारे साथ नहीं है। ईरान जैसा मित्र देश, जिसने हमेशा हमारी मदद की, तेल उधार पे देता था, और उधार पे भी इतना देता था कि बेच के पैसे दे देना, सस्ता देता था, अच्छी क्वालिटी का देता था। लेकिन उससे दोस्ती खत्म कर दी। अमेरिका कह रहा है कोई नहीं, 1 महीने तुम रसिया से ले लो, वेनेजुएला से लेके आओ, जहां रिफाइनरी किनकी लग रही है, मोदी के मित्रों की रिफाइनरी लग रही है, वहां से तेल आएगा। हॉर्मुज का रास्ता मैंने खुलवाया, फोन कर, जहाज मेरी वजह से आ रहे हैं। अब तो सब जानते हैं जितना मजाक मोदी जी का बना है। मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था, जिनको पूरे देश
जोधपुर के बेमतार मेले को लेकर महिलाओं की मानव श्रृंखला शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित बालवाड़ी स्कूल के बाहर गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं ने एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाकर अपने विभिन्न मांगों को लेकर संदेश दिया है। महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार बेमतार मेले में बाहर से आने वाले मनचलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूजा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि आयोजन को पूरी तरह सुरक्षित और मर्यादित रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ये भी मांग रखी है कि इस वर्ष किसी प्रकार के स्टेज या स्टेज प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जाएं, केवल गवर माता जी की प्रतिमा विधिवत रूप से स्थापित की जाए और पूजा पारंपरिक तरीके से संपन्न हो। महिलाओं का कहना है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सादगीपूर्ण और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं और उन्होंने एक स्वर में सुरक्षित एवं अनुशासित गणगौर उत्सव मनाने का संकल्प लिया। बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आज हम इसलिए एकत्रित हुए प्रशासन के सामने हमने मांग रखी थी। पिछली बार प्रशासन ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। ये जालोरी गेट का वो द्वार है जहाँ से पुरुषों का और महिलाओं का और सबका प्रवेश होता है। शहर भर में गवर पूजने वाली महिलाओं की संख्या सीमित है, पर 7 बजे से पिछले कुछ समय में मेला शुरू हो जाता है और ये जो तीजड़ियाँ हैं जिन्होंने 15 दिन पूजा की है, धागा बंधा हुआ है, ये अपने घरों में कैद हो जाती है। किसी का उद्यापन हो, किसी को भोजन करने जाना हो, किसी को वापस आरती के लिए लौटना हो तो नहीं लौट पाते। प्रशासन ने पिछली बार व्यवस्था ठीक करी थी, स्टेज छोटे रखे थे, बाहर के लोगों की जगह मिली थी दर्शन करने के लिए। हम किसी को मना नहीं कर रहे कि दर्शन ना करें, पर जो अनाधिकृत लोग हैं उनका प्रवेश रोका जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और महिलाओं को जो चलते हुए राह चलते लड़के छेड़ते हैं, हत्या करते हैं, सिगरेटें पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, इनके गवर माता का उत्सव है। ये 16 दिन की पूजा की तपस्या है औरतों की, उसमें ये जबरन प्रवेश रोका जाए। इसमें सारी बातें आप जिन्होंने हमारे साथ आकर हमारा सहयोग करे, बस ये हमारी प्रशासन। आपका परिचय? मेरा नाम अनुराधा गौरा है और ताकि बाबी से मैं गवर पूछ। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो गई है और खरीफ सीजन 2026 में किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को खरीफ 2026 के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित किया है। वर्तमान में राज्य के गोदामों और साथी समितियों में 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है। मंत्री ने बताया कि लक्ष्य में यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख और साथ ही एनपीके 2.5 लाख और साथ ही एसएसपी 2 लाख और एमओपी 80,000 मीट्रिक टन शामिल है। सरकार का प्रयास है कि पंजीकरण रकबे के आधार पर सभी किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराई जा सके। संभावित कमी को देखते हुए किसानों को जैविक खाद, हरी खाद और नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।